जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 से 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। अर्थात समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और इसने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उसके दरबारी कवि हरिसेन, उसके जो दरबारी कवि हैं उनका नाम है हरिसेन। हरिसेन ने अपने आश्रयदाता अर्थात समुद्रगुप्त, जिन्होंने हरिसेन को आश्रय दिया था, हरिसेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। समुद्रगुप्त ने जिन क्षेत्रों को जीता है, विजित किया है, उसे 5 समूहों में बांटा गया है। पहला जो समूह है वो है गंगा यमुना दोआब के वे शासक हैं जिन्हें पराजित कर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। पहला समूह क्या है? गंगा यमुना दोआब। वहां के शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया और गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा समूह देखिए, दूसरा जो समूह है वो है पूर्वी हिमालय। दूसरा समूह है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं, जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि के शासक। तीसरा जो समूह है वो है आटविक राज्य। आटविक अर्थात जंगल होता है, तो जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते हैं, ये तीसरे समूह में आते हैं। चौथा जो समूह है वो है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया गया। इनकी अगर उदारता देखी जाए तो समुद्रगुप्त ने पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया और उन्हें छोड़ दिया। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा था। समुद्रगुप्त कांची तक पहुंचा था, जहां पर इसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई। अर्थात उसने कहा कि हमारी यहाँ पर प्रभुता मानी जाए, अधिकार मान ली जाए। उसके बाद छोड़ दिया गया। अगला और अंतिम समूह है पांचवा समूह। पांचवें समूह में शकों और कुषाणों के नाम है, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया तथा सुदूर देश के शासकों को अपने अधिकार कर लिया। पांचवें समूह में शक और कुषाण थे, जिनमें कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। तो इसमें कहा गया कि समुद्रगुप्त ने उन लोगों को पदच्युत कर दिया, अर्थात गद्दी पर से उतार दिया और उन पर अधिकार कर लिया, उन्हें अपने अधीन कर लिया। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, श्रीलंका में एक राजा थे जिनका नाम है मेघवर्मन, उन्होंने गया में बुद्ध का मंदिर उन्हें जो है गया में बुद्ध के मंदिर बनवाना था बुद्ध का। तो यह अनुमति पाने के लिए समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा था। सबसे प्रमुख बात यह है इलाहाबाद की प्रशस्ति। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की प्रशस्ति अर्थात प्रशंसात्मक अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, अर्थात समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। उसने अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान देना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो V.A. स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता था। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्री कहता था। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। हमने देखा समुद्रगुप्त के बारे में, अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय
गुप्त वंश का शासक बनता है। इसका जो शासनकाल है वो है 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, अर्थात अत्यधिक विकास और समृद्धि पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था उज्जैन में, वहाँ पर कई बड़े बड़े विद्वान थे, कालिदास, अमर सिंह जैसे इसमें 9 विद्वान प्रसिद्ध हैं और इन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इनको। तो पहले जो रत्न है अर्थात विद्वान है हरिसेन, जो कवि थे और इनकी रचना जो कविता लिखते थे। दूसरे विद्वान है बाराहमीर, जो खगोल विज्ञान के जानकार थे और जिनकी रचना है बृहत संहिता। तीसरे हैं वररुचि, जो व्याकरण के क्षेत्र में विद्वान थे और इन्होंने व्याकरण लिखा है संस्कृत में। चौथे हैं धर्मंतरी, जो चिकित्सा के क्षेत्र के जानकार हैं, इन्होंने आयुर्वेद लिखा है जो एक चिकित्सा पुस्तक है। पांचवें हैं छपड़क, जो ज्योतिष विद्या के जानकार थे, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा है। अमर सिंह, जो शब्दकोश रचना के जानकार हैं, इन्होंने अमर कोश लिखा है, शब्दावली जिसमें है। कालिदास नाटक व काव्य के ज्ञानी थे और लिखते भी थे, इन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम ऐसे कई रचनाएं करे हैं। आठवें हैं शंकु, जिन्हें वास्तुकला की अच्छी जानकारी थी, इन्होंने शिल्प शास्त्र लिखा है। और 9वें हैं बेताल भट्ट, जो जादू टोने के अच्छे ज्ञाता थे और जादू टोने के बारे में जानकार थे, इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं सिल्वर कॉइन्स का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। ध्यान देना, चंद्रगुप्त ने 2 रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त के सिक्के पर देवश्री लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त का जो सिक्का है उस पर देवश्री लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। देवश्री किसके सिक्के पर लिखा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर। मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। मेहरौली में एक लौह स्तंभ है जिसमें चंद्र लिखा गया है। चंद्र शब्द इससे पता चलता है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही बता रहा है। चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फायान आता है जो 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? तो आप सब जान लीजिए, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने शकों का विनाश करके, शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।